मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे कर लिए हैं और 3 साल का हिसाब लेने हम उनके साथ पहुंच गए हैं, उनके पास पहुंच गए हैं। सबसे पहले आपको बधाई कि आपने सफलतापूर्वक 3 साल पूरे किए। खास तौर पे जब से आपने शपथ लिया था उसके बाद लोकसभा चुनाव में बिजी थे, फिर कोरोना आ गया और अब 3 साल पहुंचते पहुंचते जो है छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी है। तो इतने विपरीत परिस्थितियों में कैसे इसको देश भर में चर्चा का विषय आपने कैसे बना दिया? देखिए, छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में जो हमने लोगों से वादे किए थे, राहुल जी ने किसानों से, आदिवासियों से, यहाँ के नौजवानों से, महिलाओं से जो वादे किए थे और जो रिजल्ट आया वो 3/4 बहुमत का था, 68 सीट। अब तो 70 सीट हो गया, 70 विधायक हैं हमारी विधानसभा में। इन 3/4 बहुमत छत्तीसगढ़ की जनता ने पहली बार किसी दल को दिया, तो एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे सामने और उस जिम्मेदारी को पूरा करना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम 2100 रुपये घोषणा करके नहीं दे पाए तो 2500 रुपये घोषणा करके कैसे पूरा करेंगे। उसके पहले जितने भी ऋण माफ़ी हुए थे वो 100-200 करोड़ रुपये ही ऋण माफ़ हुए, ये हजारों करोड़ ऋण माफ़ी कैसे करेंगे, ये बातें थी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि 1 साल चुनाव में निकले, 2 साल कोरोना में निकले और विपरीत परिस्थिति में केंद्र सरकार के तमाम अड़ंगेबाजी के बाद भी हमने जो किसानों से, यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किए थे उसे हम लोग पूरी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ पूरा किया। चाहे वो ऋण माफ़ी का मामला हो, चाहे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे का मामला हो, चाहे 4000 प्रति मानक बोरा के तेंदुपत्ता खरीदे का मामला हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा देने की बात हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में छोटे भूखंडों के विक्रय के मामले में हो, 30% कलेक्टर गाइडलाइन की कमी लाने की बात हो, वो सारे काम हम लोगों ने किए जो यहाँ के जनता वर्षों से चाह रही थी। उन सबको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी खोलना, मेडिकल कॉलेज पिछले समय तक के केवल 6 थे, 18 साल तक के हमने 3 साल में 4 और खोल दिए। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी लगातार हमने वृद्धि की, चाहे अनंत कुमार पटेल जी के नाम से हो, चाहे महात्मा गांधी जी के नाम से हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात है, किसान इस प्रदेश की पहचान है और किसान आज अन्नदाता हमारे प्रसन्न हैं। इससे खुशी की बात और दूसरी नहीं हो सकती। जब आपकी सरकार बनी थी उस समय जिस तरह का मैंडेट मिला था आपको, भारी ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। आपने स्वीकार भी किया था कि जितना ज़्यादा बहुमत उतना ही ज़्यादा मेरे लिए चुनौती। आज जब आप अपना विश्लेषण करते हैं 3 साल में, क्या पाते हैं, कितना खरे उतरे हैं आप लोगों की उम्मीद पे? देखिए, मुख्य रूप से जो बातें हैं और जो काम है वो लगातार चल रहा है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने अपने सांसदों के वेतन में कटौती की, एमपी लेड बंद कर दिया। कई राज्य सरकारें हैं जो 30% तक के कर्मचारी अधिकारियों के वेतन में कटौती की। और वैसे परिस्थिति में हम लोगों ने आम जनता को 3 महीने के मुफ्त अनाज दिया। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपोर्टरों को भी सुविधा दी है, उसके जो टैक्स है उसको भी माफ़ किया हमने। उसके साथ साथ आपने देखा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसे भी बराबर समय भी वो सारी किस्तें मिली हैं, जो कि उम्मीद नहीं कर रहे थे किसान कि हमको इस विपरीत परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार हमको ये इनपुट सब्सिडी भी देंगे। लेकिन उन सब काम को हमने किया और तो जितना भारी बहुमत हमको मिला था उतना ही विश्वास अब छत्तीसगढ़ की जनता पे कांग्रेस सरकार के प्रति बढ़ी है। छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की चर्चा होती है, आपने सुबह दौड़ भी लगाया, रन फॉर सीजी प्राइड। क्या लगता है आपके 3 साल के कार्यकाल में कितना स्वाभिमान छत्तीसगढ़ियों का जगा पाए हैं आप? छत्तीसगढ़ बने जब हम लोग सरकार में आए 18 साल बीत गए थे, लोगों को लगता नहीं था कि हमारी सरकार है, इसमें हमारी कोई भागीदारी है।
लेकिन हमारी सरकार बनते ही एक विश्वास के लहर दौड़ पड़ी। जो हमारे 30 त्यौहार थे, हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उन सबको हमने पुनर्जीवित किया और उसे सम्मानित करने का काम, चाहे वो हरेली की बात हो, चाहे तीजा की बात हो, चाहे कर्मा जयंती की बात हो, छेरछेरा पुण्य की बात हो, चाहे विश्व आदिवासी दिवस की बात हो, और उसके साथ साथ हमारी जो सांस्कृतिक पहचान, घोटुल, बस्तर घोटुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं हुआ था। हमने सारी राशि स्वीकृत की, बनना शुरू हो गया। जितने हमारे देवगुड़ी है सैकड़ों की तादाद में, वो भी हमने बनाना शुरू किया। रामवनगमन पथ, पर्यटन परिपथ का भी निर्माण हमने शुरू किया। कौशल्या माता का मंदिर एकमात्र है पूरी दुनिया में, उसके सौंदर्यीकरण करने का काम किया, उसने कार्यक्रम आयोजन किया। तो इस प्रकार से, और गौ माता की सेवा, लोग तो नारा ही लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की जय हो। लेकिन गौ माता की जय भर बोला जाता रहा है, लेकिन गौ माता के सही मायने में सेवा यदि कहीं की जा रही है तो छत्तीसगढ़ में की जा रही है। एक मांग हमेशा से शुरू से उम्मीद थी, जब से आप मुख्यमंत्री बने थे, छत्तीसगढ़िया लोगों को उम्मीद थी कि मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था जो है लागू की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये बात है। इसके बावजूद जो है केवल वो काम रुका है। उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आखिर क्या दिक्कत क्या आ रही है कि अपन मातृभाषा में नहीं, शिक्षा बिल्कुल बघेल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राथमिक जो शिक्षा है, पहली और दूसरी कक्षा की, उसकी मातृभाषा में सिखाई जाती है, न केवल छत्तीसगढ़ी में, बल्कि गोंडी में, हल्बी में, कुड़ुक में। तो करीब जो हमारे 20 प्रकार की बोली और भाषा है, उसमें उसके हमने पुस्तक भी छापे और उसको वितरित किया, उसमें पढ़ाई भी हो रही है। नहीं, 5वीं कक्षा तक जो प्राथमिक, मतलब हमने पहले दूसरे शुरू किया है। अच्छा, वहाँ से शुरू करेंगे तब तो आगे बढ़ेगा। जी। अब एकदम 5वीं कक्षा के बच्चे को हम उस चीज़ को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे? लेकिन वो पहले दूसरी शुरू करेंगे, फिर वो तीसरी चौथी तक फिर आगे बढ़ेगा। तो वो लगातार उस दिशा में काम हुआ है और उसकी पुस्तकें छपी है। और आप देखेंगे हिंदी के कोई एक शब्द है तो उसको कुड़ुक में क्या बोलते हैं, सरगुजिया में क्या बोलते हैं, और हिंदी में उसके छत्तीसगढ़ी में हिंदी में क्या है, फिर उसके अंग्रेजी में क्या है, फिर हल्बी, गोंडी, भतरा, उसमें क्या, मुड़िया, मारिया, जितने भी हमारी बोली भाषा, उस सब को आपको उसके समानार्थी शब्द मिल जाएंगे। जी। अनुसूचित जाति जनजाति बहुल प्रदेश है, इन वर्गों के लिए भी काफ़ी काम हुए, खासतौर पे बस्तर इलाके में, सरगुजा में, जैसा आपने चर्चा भी की। इन इलाकों में कौन से काम से आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोग अभाव में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। उनके भी अपने सपने थे, वो भी चाहते थे उनके बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके हाथ में भी, उनके बच्चों के हाथ में भी मोबाइल हो, उनके घर में भी मोटरसाइकिल हो। वो सब काम आर्थिक रूप से संपन्नता ला के हमने पूरा किया। दूसरी बात यह है कि जंगल तो है हमारे पास, नदी नाले भी हैं, लेकिन पानी रोकने का काम नहीं हो रहा था। उसके कारण से बहुत सारे मतलब इंसान से लेके पशु पक्षी तक उससे प्रभावित हो रहे थे। तो हमने वाटर रिचार्जिंग का काम लिया और उससे काफ़ी लाभ मिल रहा है। यदि किसी आदिवासी अंचल में जाकर आप पूछेंगे जिस गांव में नाला वाटर रिचार्जिंग काम हो चुका है, तो सबसे बढ़िया योजना कौन सा है, तो वो बोलेंगे वाटर रिचार्जिंग। नरवा वाला कार्यक्रम अच्छा है, क्योंकि उससे पानी मिल रहा है, जंगल को भी पानी मिल रहा है और इंसान को भी पानी मिल रहा है। जी, एक राजीव गांधी न्याय योजना जब आपने शुरू की थी, उस समय बहुत बड़े पैमाने पर धान की लोग लगाना शुरू किए थे। हालांकि आपने फसल विविधीकरण पर जोर दिया और दूसरे फसलों पर जो है ज़्यादा इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा की, लेकिन लगता नहीं जिस तरह का माहौल है चारों तरफ, जिस तरह का उत्पादन भी बढ़ा है तेजी से, तो कैसे इतना सारा धान का उत्पादन, और बाद में वही दिक्कत आती है हर साल की तरह कि आपका जो सेंट्रल पूल का चावल है वो वहाँ नहीं जाता है, एथेनॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल रही है। इस साल भी ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सेस धान उपार्जन होगा, कैसे करेंगे उसको? बहुत बढ़िया सवाल है आपका मनोज जी। पूरे देश में जो आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है और भारत सरकार समर्थन मूल्य में धान भी नहीं खरीद पा रही।
आप उत्तर प्रदेश चल दिए, बिहार चल दिए, पश्चिम बंगाल चलिए, आसाम चलिए, उड़ीसा चल दीजिए, 1000 रुपया 1200 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए बाध्य। किसान आंदोलन हो रहे हैं, वो भी समर्थन मूल्य मांग कर रहे हैं। और अन्य प्रदेशों में देखेंगे कि लगातार कृषि रकबा, कृषि जोत है वो कम होते जा रहा है, लोग उससे अलग हटते जा रहे हैं, क्योंकि कृषि लाभदायक व्यवसाय रहा नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में उल्टा हुआ, जब से 25 रुपये में हमने खरीदना शुरू किया तो 2017 में 15 लाख किसान धान बेचे थे और 60 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान उपार्जन हुआ था। आज 15 लाख से बढ़ के 22 लाख से ऊपर किसान हो गए, संभवतः 23 लाख के आसपास है। अब कृषि जोत है वो 22 लाख हेक्टेयर था 15 लाख किसानों के द्वारा, अब वो 22 लाख 23 लाख किसानों से जो है वो कृषि जोत है वो 28 लाख हेक्टेयर हो गया। तो रकबा भी बढ़ा है और किसान भी बढ़े हैं, तो अब लोग कृषि की ओर वापस लौट रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा और उसका प्रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा ही होगा। हम लोग पहले सरकार में दिसंबर में धान खरीदी शुरू हो चुकी थी, तो उसमें 80 लाख था, उसके बाद 83 लाख, उसके बाद 92 लाख, इस साल 1,05,00,000 तक के जाएगा। बिल्कुल। और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से हम धान खरीदी कर रहे हैं। अब सवाल ये बात का है कि इस धान का हम करें क्या। एफसीआई और स्टेट पूल दो में हम चावल जमा करते हैं। इसी में हमारे पास सरप्लस पेटी है, उसके लिए भारत सरकार से हम पिछले 2.25 साल से प्रयास कर रहे हैं कि हमको एथेनॉल बनाने की परमिशन दे दें और एथेनॉल का रेट तय कर दें। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे कोई सब्सिडी चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे पास सरप्लस पेटी है उसका आप एथेनॉल बनाएंगे, उससे फ़ायदा ये होगा किसानों को दाम मिल जाएगा, नई फैक्ट्री खुलेगी तो कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉरेन करेंसी हमारा मतलब पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने में जो जाता है क्रूड ऑयल में, वो उसमें कमी आएगी। तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही, इसको सोच ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने कोदू कुटकी रागी का भी समर्थन मूल्य घोषित किया है। तो पिछले साल से जब हमने जून के महीने से पहले हमने घोषित कर दिया था, इस साल रकबा बढ़ा है कोदू कुटकी रागी का, उसको भी 3,000 रुपये और 3100 रुपये में खरीदने का हमने फैसला किया है। तो उसके भी प्रिक्रूटमेंट अब चलेगा। तो हम लोग लगातार कैसे यहाँ के लोगों को उसके आय को कैसे बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश है और उसके निदान भी हम सोचते जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार यदि साथ दे, केवल अनुमति देना है, तो हम न केवल छत्तीसगढ़ के किसानों बल्कि देश के किसानों के लिए एक रास्ता निकलेगा। और जहाँ तक कि एथेनॉल बनाने की बात है, तो हमको मक्का में मिला, हमारा प्लांट लग रहा है कोंडागांव में, गन्ना में मिला, हमारा प्लांट लग रहा है कवर्धा में, धान का नहीं दे रहे। आपने लोगों के जेब में पैसे डालने का काम किया, मुख्यमंत्री बनते ही कर्जा माफ किया, उसके बाद जो है धान 2500 में खरीदना शुरू किया, गांव-गांव में पैसा पहुंचा और वो घूम के मार्केट में आया, मंदी नहीं आई। ये हमने 3 साल में देखा, ये उल्लेखनीय चीज। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि औद्योगिक विकास में पिछड़े हुए हैं? शायद यही वजह है कि आप इन्वेस्टर समिट शायद करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे 2100 उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगे हैं, जिसमें करीब 40,000 लोग को रोजगार मिला है, छोटे उद्योग। फिर अभी हम लोगों ने 2019 से 2024 तक की जो औद्योगिक नीति लाई, उससे तो हमको घर बैठे यहीं, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा। हमारे मंत्रालय में और सीएम हाउस में बैठे बैठे ही 60,000 करोड़ के 149 एमयू कर दिए हम लोग, और उसे प्रभावी कदम भी उठाना शुरू कर दिए लोग। तो वो बहुत सारे एमयू पिछली सरकार ने किया था, समय बीत गया था, बहुत सारे तो मैंने निरस्त किया जी। तो एमयू करने पर से काम नहीं होगा, प्रभावी कदम भी उठना चाहिए। तो अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्लान कर रहे हैं आप, उससे क्या उम्मीद करते हैं? उससे ये हुआ कि हमारी जो उद्योग नीति है उससे प्रभावित होकर देश और विदेश के, अभी तो ये जो स्थानीय हमारे जो उद्योगपति हैं वही लोग ये सब कर डाले हैं, उससे यही लोग प्रचार किए, और उससे फायदा ये हुआ कि अब देश और विदेश के उद्योगपति यहाँ आना चाहते हैं कि औद्योगिक वातावरण हमारे छत्तीसगढ़ में बना है। सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ औद्योगिकरण करना चाहती है, पर्यावरण को संतुलित करते हुए। और हमने
60% से लेके 150% तक की सब्सिडी दी है। तो हमारे यहाँ उद्योग लगाने से ये गारंटी दे हो जाती है कि कोई एनपीए नहीं होगा। इस प्रकार से हमने व्यवस्थित की है, तो उसका लाभ लोग लेना चाहते हैं, इस कारण से इन्वेस्टर मीट हो रहा है। जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही, जिसमें खासतौर पे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और डेवलपमेंट भी हो। कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स बहुत विवादों में है जब से आप ने सत्ता संभाली है तब से ही, और उसका समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या आखिर। देखिए, वो तो अब जो MMRDA एक्ट में संशोधन हुआ है, तब तो जितने भी खदान है वो नीलाम करना है। उसमें पहले वाली जो नीति थी, पहले आओ पहले पाओ, या फिर जिसके पास उद्योग है वही उसको कैप्टिमाइज मिलेगा, वो सारी नीति बदल गई है। अब तो जिसके पास नहीं है वो भी ट्रेडिंग कर सकता है। अब तो नीतियाँ बदल गई भारत सरकार की। दूसरी बात, कोल की जो बात है, कोल में पहले राज्य सरकार के अनुशंसाएँ ली जाती थी, अब वो भी नहीं है। तो जो करना है भारत सरकार करना है। और भारत सरकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लगभग 250 कोल माइंस निरस्त हुए थे। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे माइंस उसमें निरस्त हुए, और उसके निरस्त हुए नीलामी भी हुई। नीलामी पहले समय तो बाल्को, हिंडाल्को और दूसरे लोग बड़े प्रीमियम और रॉयल्टी के साथ वो लोग खरीद लिए, लेकिन अब वो टिक नहीं पा रहे हैं। इतना महंगा पड़ रहा है कि अब दूसरा बार जब नीलामी हुई तो कोई आया ही नहीं, तीसरी बार नीलामी की तब कोई नहीं आया। ये तो भारत सरकार की असफलता है। और पिछले 9 साल, मतलब जब से 2012 से शायद आज तक के रॉयल्टी में वृद्धि नहीं की है, जबकि वो हर तीसरे चौथे साल में उसकी समीक्षा करके रॉयल्टी बढ़ाने की बात करते हैं। अब रॉयल्टी भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारे छत्तीसगढ़ को और नुकसान हो रहा है। और सारे खदान निरस्त कर दिए हैं, चाहे प्राइवेट को हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जो दिए थे सबको निरस्त कर दिए। दूसरा दिए हैं तो अब वो कोई चल रहा है, कोई किसी जन सुनवाई के स्तर पे, कोई किसी स्तर पे है। एक आरोप हमेशा विपक्ष लगाती है कि कर्ज पे सरकार चल रही है। कर्ज बढ़ाने के लिए तो जिम्मेदार भारत सरकार है। नोटबंदी उन्होंने किया, काले धन आया नहीं, पैसा जितना है वो जमा हो गया, मतलब काले धन है वो सफ़ेद हो गए। नाम लिया गया कि काले धन उजागर होंगे, उजागर कुछ नहीं हो, जितने काले धन है वो सब सफ़ेद हो गए। उतना पैसा पूरा RBI में जमा हो गया। GST से आमूलचूल परिवर्तन हो गया, व्यापारी आज रो रहे हैं। GST में 1000 बार संशोधन हो चुका है। अब वो GST बनाने वाले भी समझ नहीं आ रहा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको समझ नहीं आ रहा है, व्यापारी को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और सारा बोझ है, उसका खामियाजा आम उपभोक्ता झेल रहे हैं, और इसके कहाँ से महंगाई बढ़ रही है। जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, 3 साल आपने पूरे किए हैं, आने वाले 2 सालों में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप? किसानों का तो अभी वो सवाल बच गया है, जो कर्जा वाली बात है। जी जी। तो केंद्र सरकार हमारे GST का पैसा भी नहीं दे रही है जी। हमारे जो सेंट्रल एक्साइज का जो हिस्सा है उसको नहीं दे रहे हैं। अब वो खुद कहते हैं कि भाई हम आपकी GST का हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं तो आप कर्जा ले लो। भारत सरकार खुद कर्जा लेने के लिए कर रही है, तो फिर अब राज्य सरकारें करें क्या? केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, सभी राज्य सरकारों की स्थिति वही है। जी जी जी। अब वो जो सवाल है, बस आखिरी सवाल आपसे चलते चलते करना चाहूँगा कि 2 साल का कार्यकाल और बचा है, 3 साल आपने जो है पूरा ग्रामीण विकास को फोकस किया। आपने कहा भी कि सभी सेक्टर में आपने काम किया है, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बताया कि 13,000 करोड़ की सड़कें बन रही हैं। आने वाले 2 साल में खासतौर पे जो आपके चुनावी घोषणा पत्र थे, उनको क्या सभी घोषणाएं पूरी हो जाएंगी? एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा उसमें, कि जिस तरह से प्रदेश में माहौल बन रहा है कि धर्मांतरण का इशू उठ रहा है, कवर्धा में झंडा विवाद को पूरे प्रदेश में फैलाया जा रहा है, इनसे कैसे निपटेंगे आने वाले 2 सालों में? भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। उसके पास न किसान का मुद्दा है, न आदिवासी का मुद्दा है, न महिलाओं का मुद्दा है, न व्यापारियों का मुद्दा है, न उद्योग का कोई मुद्दा है। अब उनके पास केवल वो धर्मांतरण और सांप्रदायिकता पे आ गए हैं। एक झंडा उतारने चढ़ाने के किसी ने कर दिया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो गई, लेकिन उसी को पकड़े हुए हैं। हो गया भाई, जिन्होंने गलती की सज़ा पाई। वहाँ कोई व्यापारी नहीं चाहता इस प्रकार से हो, लेकिन इसको तो सांप्रदायिकता के जहर घोलना है।
तो ये जहर घोलना समाज में बंद करे। अपने स्वार्थ के लिए यदि आप हिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो ये समाज के हित नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का हित नहीं कर रहे हैं। तो कैसे आप इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? इस ये तरह का चुनौती वातावरण नहीं बनाया है, जा रहा है। लोग समझ रहे हैं। धर्मांतरण सबसे ज़्यादा चर्चे से किसी समय है कि भाजपा वाले खुद सर्वे कर ले जाके कि किसके कार्यकाल में कितना चर्च बना। जब आदमी मान लो किसी मोहल्ले में यदि हिंदू है तो वहाँ मंदिर बनेगा, सिख है वहाँ गुरुद्वारा बन जाएगा, यदि सतनामी है तो जैत खाम लग जाएगा। तो पहले वो उस वर्ग के, उस धर्मावलंबी लोग पहले जाते हैं, जो धार्मिक आस्था का केंद्र है वो बाद में स्थापित होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब चर्च बना, कब बना? जब वहाँ ईसाई बने। ईसाई पहले बने, चर्च बाद में बना। तो इसका मतलब है धर्मांतरण भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ज़्यादा हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आत्मविश्वास से भरपूर हैं। 3 साल के कामकाज को उन्होंने विस्तार से बताया और उम्मीद जाहिर की कि जिस गति से ये विकास चल रहा है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के दिशा में सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो आने वाले 2 सालों में भी उनकी ये गति और ज़्यादा तेज गति से जारी रहेगी।